नमस्ते प्यारे बच्चों। हिंदी प्रथम भाषा कुमार भारती के 2 संस्मरण हंस और आदमी भाग 1 की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप जानते हैं संस्मरण क्या होता है? तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। संस्मरण समधन स्मरण, सम यानी सम्यक, स्मरण यानी यादें। अपने सम्यक यानी उचित, अपने उचित यादों को लेखन के माध्यम से व्यक्त करना ही संस्मरण कहलाता है। जिस प्रकार आप पद्य की विधा लिखते हैं उसी प्रकार संस्मरण भी गद्य की एक विधा है। अब गद्य की और कौन कौन सी विधाएं हैं? तो कहानी, निबंध, साक्षात्कार, आत्मकथा, रेखा चित्र, जीवनी, ऐसे बहुत सारी विधाएं हैं। उसी में एक विधा है संस्मरण। तो ये 2 संस्मरण कौन कौन से हैं, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं किसके लेखक कौन है। किसके लेखक हैं? श्री संजय सिन्हा। आइए संजय सिन्हा का परिचय देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले श्री संजय सिन्हा का परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1946 पटना में हुआ था। संजय सिन्हा जी विगत 30 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। आपकी कहानियां, संस्मरण आदि अनुभवजन्य हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं 6.1 रिएक्टर स्केल उपन्यास है, समय इनका संस्मरण है। पहले संस्मरण में प्रस्तुत प्रथम संस्मरण पक्षियों के प्रतीक लेकर मनुष्य के आत्मबल को मजबूत करने तथा दृढ़ निश्चयी होकर सामूहिक जीवन जीने की उपयोगिता को दर्शाता है। इस संस्मरण में सिन्हा जी ने नेतृत्व के गुण, उसकी जवाबदेही को स्पष्ट किया है। प्यारे बच्चों, दूसरे संस्मरण में पारिवारिक रिश्तों, संबंधों के महत्व को दर्शाया गया है। किस तरह लेखक के परिवार ने अपरिचितों को सहजता से आश्रय दिया, सहायता की, वह आज के समय में अनुकरणीय है। सबसे पहले हम प्रथम संस्मरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रथम संस्मरण में लेखक ने क्या लिखा है। तो प्रथम संस्मरण का शीर्षक है हंस और आदमी। लेखक पूछ रहा है, आपने कभी हंसों को उड़ते हुए देखा है? लेखक पाठकों से पूछ रहा है कि आपने कभी हंसों को उड़ते हुए देखा है? प्रश्न कर रहा है। फिर खुद ही लेखक कर रहा है, जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत ऊपर आसमान में अंग्रेजी अक्षर V के आकार में ये उड़ते चले जा रहे होते हैं। लेखक बता रहा है कि वो खुद देख रहा है, वो ये भी बता रहा है कि आप भी देखे होंगे कि हमेशा ये हंस V आकार के ही उड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आया है, आपने देखा होगा कि आया है, क्या है आपका? समुच्चय बोधक अव्यय। बहुत ऊपर आसमान में क्या हो गया आपका? अधिकरण कारक। अगला है, जब मैं छोटा था और सितंबर अक्टूबर की हल्की ठंड में घर की छत से कभी हंसों की ये उड़ान दिख जाती तो मैं हैरान रह जाता। लेखक बता रहा है कि जब मैं छोटा था, वो मौसम था सितंबर अक्टूबर का, अब हल्की हल्की ठंडी थी। बता रहे थे छत पर से जब मैं कभी देखता था मैं एकदम हैरान हो जाता था और सोच में पड़ जाता था। कह रहा ऐसा लगता मानो बहुत से अनुशासित सिपाही सफेद पंखों में लिपटकर हवा में तैरते चले जा रहे हैं। अब लेखक बता रहा है कि मैं उनको देख के ऐसा लगता था जैसे बहुत सारे सिपाही सफेद पंखों में लिपटकर बता रहे हवा में तैरते हुए जाए, मतलब इतने अनुशासित तरीके से ये हंस उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सिपाहियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सिपाही उसी प्रकार उड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हवा में तैरते चले जा रहे हैं, ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। तैरते चले जा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, जहां आता है वो अपूर्ण वर्तमान काल है। अगला, मेरे मन में देखिए फिर आ गया है हमें अधिकरण कर। ढेरों सवाल उठते, बहुत सारे सवाल उठते थे लेखक के मन में। आखिर ये इस तरह V आकार बनाकर क्यों उड़ रहे हैं? अब लेखक के मन में देखिए सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये V आकार में ही क्यों उड़ रहे हैं, ये सब कहाँ जा रहे हैं? लेखक के मन में ये भी उठता था कि ये सब कहाँ जा रहे हैं इस तरह से अनुशासित तरीके से। सबसे पीछे वाला सबसे आगे क्यों नहीं आने की कोशिश कर रहा है? लेखक सोच रहा है कि इतना ये अनुशासित तरीके से उड़ रहे हैं कि कभी आगे पीछे नहीं हो रहे हैं।
और सबसे पीछे वाला सबसे आगे क्यों नहीं आने की कोशिश कर रहा है? बीच वाला क्यों अपनी जगह पर उसी रफ्तार से चला जा रहा है? बता रहे बीच वाला भी इधर उधर नहीं हो रहा है, जैसे आगे वाला चल रहा है वैसे पीछे वाला चल रहा है, और बीच वाला भी उसी रफ्तार से चला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जितना है सब प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पे क्या किसी ने इन्हें निर्देश दिया है कि ऐसे ही उड़ना? बता रहे हैं कि क्या किसी ने निर्देश दिया है कि ऐसे ही उड़ना है आपको? कौन है इनका दिशा निर्देशक? यहाँ पे देखिए जितना है सब क्या है आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह। विराम चिन्ह में एक प्रकार का चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला, बहुत से सवाल लेकर जब मैं माँ के पास, अब देखिए यहाँ पे के आया है, मैं माँ के पास, अब यहाँ पे मैं आ गया, आपका सर्वनाम हो गया, शब्द भेद हो गया, और माँ के पास, माँ और पास दोनों संज्ञा है और जोड़ने का काम के कर रहा है, इसलिए क्या हो गया आपका? संबंध बोधक अव्यय। क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। आता तो माँ मेरा सिर सहलाती, कहती कि ये मानसरोवर के राजहंस हैं। बता रहा, लेखक कह रहा है कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठते थे और मैं माँ के पास ही अपने सवालों को लेके जाता था और माँ मुझे मेरे सिर को सहला करके मुझे बताती थी कि ये मानसरोवर के राजहंस हैं। तो ये सारे हंस जो इस तरह एक गति से उड़ते हैं उसका क्या मतलब है? लेखक अपनी माँ से पूछ रहा है। इसमें दो पात्र हैं, माँ और लेखक। लेखक अपनी माँ से पूछ रहा है कि आखिर ये इस तरह अनुशासित तरीके से एक ही गति में उड़ रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है? क्या मतलब है? क्या आशय है? क्या तात्पर्य है? ये आपस में रिश्तेदार हैं। बता रहे कि ये आपस में रिश्तेदार हैं। उनकी माँ कह रही कि ये आपस में रिश्तेदार हैं। सबसे आगे वाला उनका नेता होता है। माँ बता रही है कि सबसे आगे वाला उनका नेता होता है, वही उड़ने की रफ्तार और दिशा तय करता है। माँ बता रही कि जो सबसे आगे वाला है वही निश्चित करता है कि कौन कहाँ किस प्रकार अपनी उड़ान भरेगा। उसके पंखों को बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी होती है। जो सबसे आगे वाला होता है ना, उसको सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है क्योंकि वही तय करता है। सामने आने वाले खतरों को वह पहले पहचानता है। जो नेता होता है वो सामने जो भी खतरा आने वाला होता है सबसे पहले उसी को सामना करना पड़ता है। वह हवा को काटता है। वह हवा को काटता है। किसको काटता है? हवा को। अब देखिए काटना, यहाँ पे काटना क्या हो गया? क्रिया। और को यहाँ पे कर्म कारक है, जिसका प्रभाव कर्म पे पड़े या क्रिया का प्रभाव जहाँ कर्म पे पड़े वहां पे देखिए को वहां पे कर्म कारक है। उसके बाद बाकी के हंस हवा को काटते हुए चलते हैं और अब देखिए यहाँ पे, और अपने से पीछे उड़ने वाले हंसों के लिए, अब यहाँ पे देखिए के लिए आया संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। वह उड़ान को आसान बनाते चलते हैं। माँ कहती, ये माँ बता, लेकिन माँ, फिर लेखक पूछ रहा है माँ से, लेकिन माँ सबसे आगे वाला ज्यादा मेहनत करता है और सबसे पीछे वाले के लिए रास्ता आसान बनाता चलता है, ऐसा क्यों? उससे उसे क्या फायदा? फिर लेखक प्रश्न कर रहा, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैंने कहा ना कि ये रिश्तेदार हैं, ये जानते हैं ना कि कर भला तो हो भला, इसलिए ये एक दूसरे का साथ देते हुए चलते हैं। अब देखिए कर भला तो हो भला, अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। ये बहुत दूर तक उड़ते हुए चले जाते हैं। ये एक बार में 10 घंटे उड़ान भरते या उड़ सकते हैं, उड़ान भरते या उड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आएगा कि उड़ने वाले पक्षी का नाम, हम बाद में देखेंगे प्रश्न। तो कौन से पक्षी उड़ रहे हैं? राजहंस या हंस उड़ रहे हैं। ये कहाँ रहते हैं? मानसरोवर में। उसके बाद पक्षी कौन से आकार में उड़ान भर रहे हैं? वी आकार में। उड़ान भरने का मौसम कौन सा है? हल्की ठंड का मौसम है। यही देखिए, यहीं से क्वेश्चन निकल गया। फिर यहाँ देखेंगे कि लेखक के मन में सवाल क्या उठ रहा है, लेखक के मन में आने वाले प्रश्न। तो लेखक के मन में देखिए सारे प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। लेखक के मन में प्रश्न आ रहे हैं, आखिर ये इस तरह वी आकार बनाकर क्यों उड़ रहे हैं? ये सब कहाँ जा रहे हैं? सबसे पीछे वाला सबसे आगे क्यों नहीं आने की कोशिश कर रहा है? बीच वाला क्यों अपनी जगह पर उसी रफ्तार से चला जा रहा है? क्या किसी ने इन्हें निर्देश दिया है कि ये ऐसे ही उड़ना है? कौन है इनका दिशा
निर्देश या कौन है इनका निर्देशक। अब देखिए इतने सारे सवाल उठे, इसमें कोई 4 सवाल आपको लिखना है। इसके बाद देखेंगे नेता के कार्य। अब नेता के कार्य क्या होता है, तो सबसे आगे वाला जो उनका नेता होता है वही उड़ने की रफ्तार और दिशा तय करता है, पहला हो जाएगा। उसके पंखों को बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी होती है। तीसरा हो जाता है सामने आने वाले खतरों को वह सबसे पहले पहचानता है। और चौथा वह हवा को काटता है। उसके बाद बाकी के हंस हवा को काटते, मतलब ये 4 पॉइंट होगा नेता के जो कार्य हैं। जब लेखक की मां लेखक को बता रही वो 10 घंटे एक बार में उड़ सकते हैं, तो लेखक प्रश्न 10 घंटे? हाँ बेटा, कई बार उससे भी ज्यादा। माँ बता रही है कि कई बार तो 10 घंटे से भी ज्यादा उड़ते हैं वो। इनमें सबसे आगे वाला हंस सबसे अधिक मेहनत करता है, फिर जब वह थकने लगता है तो सबसे पीछे वाला उसकी जगह लेने पहुंच जाता है। लेखक बता रहा है कि लेखक की माँ बता रही है कि हाँ बेटा, कई बार वो 10 घंटे से ज्यादा भी मेहनत करते हैं और इनमें जो सबसे आगे वाला हंस होता है वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। फिर जब वो थकने लगता है तो जो सबसे पीछे वाला होता है वह उसकी जगह ले लेता है, अपनी जगह उसको भेज देता है। ऐसे ही सारे हंस उड़ते हुए अपनी अपनी जगह बदलते चले जाते हैं। बता रहे ऐसे ही जो थक जाता है वो पीछे आ जाता है, बीच में आ जाता है, इस तरह से जगह बदलते हुए, मतलब इतना सामंजस्य होता है उन हंसों में। मैंने बताया ना सबसे आगे वाला नेता होता है। माँ कह रही है लेखक को कि मैंने बताया ना कि सबसे आगे वाला नेता होता है और वह दूसरे हंसों के लिए उड़ान को आसान बनाता हुआ अपने पंखों से हवा को काटता चलता है। बता रहा जो नेता होता है वो उड़ान को आसान बनाने के लिए अपने पंखों से हवा को काटता है और आगे बढ़ता है और उसके पीछे सारे हंस आगे बढ़ते हुए जाते हैं। पीछे वाले को कम मेहनत करनी होती है, उसके पीछे वाले को और कम। इस तरह ये बीच हवा में ही सुस्ताते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए हजारों मील का सफर तय कर लेते हैं। इस प्रकार जो कमजोर होते हैं और जो ताकतवर होते हैं ये सारे लोग एक साथ समूह में अपनी उड़ान भर लेते हैं। माँ फिर मुझे हंसों की ढेर सारी कहानियां सुनाती। लेखक बता रहा है कि माँ फिर मुझे हंसों की बहुत सारी कहानियां सुनाती है। बताती है कि हंस मोती खाते हैं। हंसों के पास नीर क्षीर, नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध, अलग करने का विवेक होता है। विवेक मतलब सूझबूझ, विवेक होता है। अब देखिए विवेक का अगर विलोम लिखेंगे और विवेक होता है। अब यहाँ पे देखिए हंसों के पास नीर क्षीर अलग करने का विवेक होता है। यहाँ पे कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल। होता है, ता है, ती है, ती है। अगर यही पे अपूर्ण वर्तमान काल में प्रयोग इसको बनाना है तो हंसों के पास नीर क्षीर अलग करने का विवेक हो रहा है। विवेक हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आ जाएगा। ऐसे जिसमें परिवर्तित करना होगा वो उसमें हो जाएगा। वे दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। वे कौन, हंस इतना सूझबूझ वाले होते हैं कि दूध और पानी को भी अलग कर सकते हैं। एक बार एक शिकारी ने किसी हंस को मार दिया तो कैसे सिद्धार्थ ने उसे बचा लिया। शिकारी ने, अब देखिए यहाँ पे शिकारी ने आया है यहाँ पे, इसलिए कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक। सिद्धार्थ से जब अपना शिकार मांगा तो उन्होंने कैसे उसे समझाया कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। और फिर मैं उन हंसों के साथ उड़ता हुआ बहुत दूर चला जाता। मेरे पंख तब कमजोर थे, लेकिन मुझसे आगे वाला हंस मेरे लिए उड़ान को आसान बनाता चला जाता। मेरे हिस्से की मेहनत वह करता और हम साथ साथ आसमान में बहुत दूर उड़ते चले जाते। ये बता रहा है, लेखक बता रहा है कि अगर हमें साथ अच्छा हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और यदि कोई ताकतवर है और कोई कमजोर है तो हमें सबको साथ लेकर के समूह में ही अपना कार्य करना चाहिए। क्योंकि अकेले इंसान मुस्कुरा सकता है लेकिन वो अकेले इंसान जो है खिलखिला के हंस नहीं सकता है। सामूहिक रूप से ही हमें कोई भी काम करना चाहिए। आइए बच्चों कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ,
शब्दार्थ है। शब्दार्थ में आया है रफ्तार। रफ्तार, रफ्तार मतलब गति, गति। फिर आया आपका सफर। सफर मतलब यात्रा। फिर आया था आपको क्षीर। क्षीर मतलब दूध। फिर आया आपका नीर। नीर मतलब पानी। फिर आया आपका हक। हक मतलब अधिकार। यहाँ पर देखिए रफ्तार, रफ्तार मतलब गति, सफर यात्रा, क्षीर दूध, नीर पानी, हक अधिकार। आइए बच्चों, परिच्छेद से संबंधित आकलन कृति करते हैं। आकलन कृति में कृति 1 है, उत्तर लिखिए। कृति 1 में उत्तर लिखिए। उड़ने वाले पक्षियों के नाम। उड़ने वाले पक्षियों के नाम। जो लेखक अपने संस्मरण में जिन पक्षियों का वर्णन किया है वो कौन से पक्षी हैं? तो कौन से पक्षी हैं? राजहंस। कौन सा पक्षी है? राजहंस। पक्षियों का आवास स्थान। पक्षियों का आवास स्थान। तो पक्षी कहाँ पर रहते हैं? कहाँ पर रहते हैं? मानसरोवर। कहाँ पर रहते हैं? मानसरोवर। पक्षी अंग्रेजी अक्षर के इस आकार में उड़ते थे। पक्षी अंग्रेजी अक्षर के इस आकार में उड़ते थे। लेखक जब छत पर से देख रहा था तो पक्षी अंग्रेजी अक्षर के कौन से आकार में उड़ते दिखाई दे रहे थे? वी अक्षर के आकार में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उड़ान भरने का मौसम। जब उड़ान भरते थे वो पक्षी, लेखक अपने छत के ऊपर से देखता था तो वो कौन सा मौसम था? हल्की ठंड का मौसम था। सितंबर अक्टूबर का महीना हल्की ठंड का मौसम था। दूसरा, संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक के मन में उठने वाले प्रश्न। लेखक जब हंस को उड़ते हुए देखता था और इतने अनुशासित तरीके से वो उड़ते थे तो लेखक के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे। तो कौन कौन सा प्रश्न था? इनका निर्देशक कौन है? इनका निर्देशक कौन है? अर्थात इनको निर्देश कौन दे रहा है? ये सब कहाँ जा रहे हैं? ये सारे हंस वी आकार में इतने अनुशासित उड़ते हुए ये सब कहाँ जा रहे हैं? क्या किसी ने इन्हें निर्देश दिया है कि ऐसे ही उड़ना? क्या किसी ने इन्हें निर्देश दिया, इन्हें बताया है, इन्हें कहा है कि ऐसे ही उड़ना आप लोग? बीच वाला क्यों उसी रफ्तार से चला जा रहा है? मतलब इस प्रकार वो लोग उड़ रहे थे कि कहीं से भी कोई इधर उधर नहीं हो रहा था और बीच वाला भी अपनी जगह से ही उसी रफ्तार से उड़ते हुए जा रहा था। ऐसे बहुत से सवाल लेखक के मन में उठ रहे थे। अगला, संजाल पूर्ण कीजिए। नेता के कार्य। जो हंस का सबसे आगे वाला नेता था उसका क्या कार्य था? उड़ने की रफ्तार तथा दिशा तय करना। उड़ने की रफ्तार तथा दिशा तय करना। किस रफ्तार से उड़ना है और कौन से दिशा में जाना है। दूसरों के लिए उड़ान आसान बनाना। दूसरों के लिए उड़ान आसान बनाना। कैसे बनाना? कि पीछे वाले भी उड़कर उनके साथ रहें। हवा काटना। हवा को काटते हुए आगे वाला निकल रहा था, पीछे वाले भी उनके पीछे चल रहे थे। आगे वाले खतरों को पहचानना। आगे क्या खतरा आने वाला है उसको पहचानना, ये होता है नेता के कार्य। कौन से नेता के? जो हंस सबसे आगे जा रहा था उसका कार्य था। चौथा, आकृति पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में आए 2 अंग्रेजी महीनों के नाम। परिच्छेद में कौन से 2 महीनों का वर्णन हुआ था? तो परिच्छेद में पहला सितंबर और दूसरा अक्टूबर। पहला सितंबर और दूसरा अक्टूबर। अगला, आकृति पूर्ण कीजिए। हंस इन्हें अलग करता है। हंस किसे अलग करता है? तो हंस दूध और पानी को अलग करता है।
हंस इन्हें अलग करता है, तो किसे अलग करता है? दूध और पानी को अलग करता है। अगला उत्तर लिखो। हंस का शिकार करने वाला, हंस का कौन शिकार किया था? शिकारी। हंस का कौन शिकार किया था? शिकारी। हंस को बचाने वाला, हंस को कौन बचाया था? सिद्धार्थ। हंस को कौन बचाया था? सिद्धार्थ। हंस की खुराक, हंस क्या खाता है? तो हंस मोती खाता है। आइए बच्चों, पाठ से संबंधित शब्द संपदा देख लेते हैं। शब्द संपदा। शब्द संपदा। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय अलग करके लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय अलग करके लिखिए। पहला है अनुशासित। अब देखिए इसमें इक प्रत्यय जो है जुड़ा हुआ है, उसको अलग करेंगे। देखिए यहाँ पे अनुशासन धन क्या होगा आपका? इत प्रत्यय। ये क्या हो गया आपका? इत हो गया प्रत्यय। ठीक है। दूसरा है आपका निर्देशक। निर्देशक। अब इसका क्या होगा? यहाँ पे निर्देश धन अक प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अक प्रत्यय लगा हुआ है। तीसरा है आपका सीमित। सीमित, सीमा धन इत प्रत्यय। देखिए यहाँ पे अक प्रत्यय है, ये इत प्रत्यय है। चौथा आपका काल्पनिक। काल्पनिक, काल्पनिक का क्या होगा? कल्पना। आपका कल्पना धन क्या होगा आपका? इक प्रत्यय। इक प्रत्यय यहाँ पे देखिए अनुशासन इत प्रत्यय, निर्देशक अक प्रत्यय, यहाँ पे सीमित सीमा इत प्रत्यय इत लगा हुआ है, काल्पनिक कल्पना धन इक प्रत्यय लगा हुआ है। अब अगला है आपका, देखिए यहाँ पे प्रत्यय अलग करके लिखना था। ये बोर्ड में 2 नंबर का आता है। 2 नंबर का प्रत्यय अलग करना, 2 नंबर का उपसर्ग, या तो 1 नंबर का प्रत्यय और 1 नंबर का उपसर्ग। तो देखिए प्रत्यय अलग करके हो गया, उपसर्ग लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग अलग करके लिखिए। उपसर्ग अलग करके लिखिए। तो उपसर्ग है आपका निर्देश। उपसर्ग आपका निर्देश है। दूसरा क्या है? अनुशासन। अनुशासन। तीसरा क्या है आपका? सुपुत्र। सुपुत्र। और चौथा आपका है विदेश। विदेश। अब देखिए यहाँ पे निर्देश, यहाँ पे क्या है? नी आपका उपसर्ग है, निर्देश, देश आपका मूल शब्द है, नी आपका क्या है? उपसर्ग है। फिर यहाँ पे अनुशासन, अनु आपका उपसर्ग है और शासन आपका मूल शब्द है।
सुपुत्र। सु आपका उपसर्ग है और पुत्र आपका मूल शब्द है। ऐसे ही विदेश, वि आपका उपसर्ग है और देश आपका मूल शब्द है। अगला है तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। शब्द लिखो। इसमें पहला है आपका आसान, दूसरा है आपका विवेक, तीसरा छोटा और चौथा आगे। अब देखिए इसका विलोम शब्द लिखना है। पहला आसान है, आसान का क्या होगा? कठिन, विलोम या विरुद्धार्थी शब्द। विवेक सूझबूझ, अविवेक बिना सूझबूझ के, अविवेक। छोटा बड़ा, आगे पीछे। तो प्यारे बच्चों, हमने इस प्रकार दो संस्मरण में, पहला संस्मरण था हंस और आदमी, भाग 1 में हमने उसका वाचन किया, उसका स्पष्टीकरण देखे, उससे संबंधित कठिन शब्दों को देखे, उसका आकलन कृति किए और उससे संबंधित शब्द संपदा के बारे में जानकारी प्राप्त की। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।